दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये सीडीपी यानी बाल विकास की दूसरी क्लास है। इसके पहले बाल विकास में सीटेट सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 से लेकर 5 तक थ्योरी की क्लासेस चल चुकी हैं। यदि आप थ्योरी की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें, ताकि दोस्तों बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो 15वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो 14वां क्वेश्चन था उसको हम पहली क्लास में बातें कर चुके हैं। तो आज हम लोग 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यानी शिक्षण विधियां जो होती हैं बाल विकास में, जो शिक्षण विधियां हमको बताई गई हैं, उन विधियों को प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था। जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसको प्रयोग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है या करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे बालक शिक्षण विधियों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ और पढ़ सकें। तो 15वें का दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि दिया है बाल्यावस्था। शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त की अवस्था मानी जाती है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन में इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालकों को जो है घूमने की और प्रवृत्ति यानी खोज की प्रवृत्ति जो है जागृत हो जाती है या अधिक बढ़ जाती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन दिया है प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में यानी कौन सी अवस्था में जो है बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो अवस्था कौन सी है। तो वो अवस्था जो होती है हमारा, तो वो अवस्था होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों जो घूमने की प्रवृत्ति होती है, बालक जो है आपस में सभी साथियों के साथ घूमने और अधिक खोज की प्रवृत्ति मानी जाती है या खोज करना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ये कैसे बनी है या क्या क्या हो रहा है इसमें, जैसे छोटे छोटे खिलौने हैं वो कैसे चल रहे हैं, उस सब चीज़ों की खोज करने की उसकी प्रवृत्ति आ जाती है। तो वो इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो अवस्था होती है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। तो 16वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था जो होता है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक कल्पनाशीलता एवं तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक रूप से क्या हो जाता है, व्यापक रूप से विकास हो जाता है। तो ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम 2-3 लाइन आपको बता दी हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगला उत्तर बाल्यावस्था के बारे में अगर कुछ और भी पूछ दिया जाए तो आप उसको सही कर सकें। तो 16वें का हमारा जो है ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। कह रहा है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा ऑप्शन दिया है यौन संबंधी समस्या, और तीसरा ऑप्शन दिया है समायोजन संबंधी समस्या, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो जो किशोर होते हैं, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, तो ये जो हमारा दिया है किशोर और किशोरियों में यौन संबंधी समस्या होती है वो सबसे नाजुक और संवेदनशील अवस्था इसको माना जाता है। किसको, किशोरों में जो किशोरावस्था होती है वो सबसे संवेदनशील और नाजुक अवस्था मानी जाती है। किस कारण से, यौन संबंधी समस्या के कारण ये इसको नाजुक और संवेदनशील अवस्था माना जाता है। तो किशोरावस्था जो होती है दोस्तों, किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को जो है किशोरावस्था कहलाता है या कहा जाता है। यह अत्यंत जटिल अवस्था, ये इसको जटिल अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यही है, ये यौन संबंधी इसमें क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको बड़ी तूफान और जटिल अवस्था भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। जैसे जैसे बाल्यावस्था 12 तक होती है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो किशोरावस्था में आ जाएगा। तो वही चीज़ बोला गया है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर लड़का या बच्चे बच्चियाँ उन्मुख होते हैं। 12-14 वर्ष की आयु के बीच लड़के और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो होती है मांसपेशियाँ अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं। यानी किस अवस्था में, 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों की जो शारीरिक बनावट और जो
मांसपेशियों की बनावट होती है बहुत अधिक तेज़ी से विकसित होती है। तो ये रहा हमारा दोस्तों किशोरों के बारे में 2-4 लाइन जो इम्पोर्टेंट थे वो हम बता दिए हैं। तो हमारा 17वें में जो था आंसर ठीक था। किशोरों में सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था क्या होती है? तो वो होती है यौन संबंधी समस्या होती है। तो 17वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्वता की ओर जाता है या परिपक्व हो जाता है? तो वो कौन सी अवस्था होती है जिसके बाद मनुष्य या बालक या बालिका जो थे परिपक्वता की ओर उन्मुख हो जाते हैं या परिपक्व हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन दिया किशोरावस्था। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके बाद से व्यक्ति जो है एक जो है परिपक्वता की ओर उन्मुख हो जाता है या परिपक्व हो जाता है? तो वो जो होती है, तो हमारा 18वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है, जो चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्वता की ओर जाता है? तो किशोरावस्था के बाद जो आता है व्यक्ति जो है परिपक्वता की ओर जाता है, यानी किशोरावस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था में जो मनुष्य परिपक्वता की ओर जाता है। तो 18वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो 19वें के बारे में हमको देखना है। तो 19वें में जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या जटिल प्रक्रिया है या आधुनिक प्रक्रिया है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है? तो इसमें कौन सा है? अधिगम एक डैश प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है इसके बारे में हमको बताना है। तो जटिल प्रक्रिया है या फिर आधुनिक प्रक्रिया है या फिर सार्वभौमिक प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है? तो जो हमारा जो अधिगम जो होता है वो इसमें एक जटिल प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। आधुनिक प्रक्रिया ये नहीं होती। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसको आधुनिक प्रक्रिया नहीं बोला जाता। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए, सी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 19वें का चौथा हमारा सही है। उसके बाद जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्रकृति व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं, यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? पहला ऑप्शन दिया विकास प्रकृति तथा समाज के बीच में, या अधिगम प्रकृति और समाज के बीच में, या विकास एवं अधिगम के बीच में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें जो क्वेश्चन कह रहा था जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों की प्रकृति व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनते हैं, यह कथन जो है किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो यह कथन जो है विकास एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करता है। तो हमारा जो है 20वें का ऑप्शन हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 20वें का तीसरा ऑप्शन राइट है। दोस्तों यहाँ से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, तो देखते हैं दोस्तों पहले चैप्टर से जो सीटेट सिलेबस में जो पहला चैप्टर दिया गया उसमें से कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। जो कि पहला चैप्टर का नाम था विकास की अवधारणा एवं अधिगम में इसका संबंध। तो इसके बारे इस चैप्टर से देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 21वें नंबर पर दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? तो 21वें का हमारा पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया गया पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जो किशोरावस्था होता है ये इसी में बालक जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो 21वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित ऑप्शनों में दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, दूसरा ऑप्शन दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तीसरा ऑप्शन दिया संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या चौथा ऑप्शन दिया मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो क्या हो जाएगा इसमें 22वें में हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक।
क्या मानव विकास के निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी मानव विकास को किस क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो सबसे पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, लास्ट में सामाजिक रूप में या क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 22वां का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले में देखते हैं दोस्तों, जो 23वां क्वेश्चन दिया गया है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, यानी भाषा विकास के सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है, उसको हमको छांटना है या निगेटिव छांट देना है सबसे अच्छा काम। तो 23वां में पहला ऑप्शन दिया है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए या करने देना चाहिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना चाहिए, या उसके प्रयोगों का समर्थन करना चाहिए, या भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक या अवसर प्रदान करने चाहिए। तो क्या करने चाहिए? तो 23वां का हमारा जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें हमको गलत छूट छांटने के लिए कह रहा है। अवसर आ गया टैग वर्ड, तो हमारा 100% राइट है। उसके बाद उसके प्रयोगों का समर्थन करना चाहिए, ये भी बात सही। जब वो कोई भी चीज़ वो प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसको हमको समर्थन भी करना चाहिए। उसके बाद बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए, ये भी बात सही है। ज़्यादा बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे हड़बड़ाहट में गलत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा तरीका गलत है? तो जो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना चाहिए, ये बात गलत है। उसको अपनी भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। जो बच्चा अपनी मातृभाषा से बोलता है बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो यही बात कौन सी बात इसमें कह रहा है गलत है, तो यही बात गलत है हमारी। तो 23वां का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमाननीय है या अमापनीय है? फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों। तो क्या है? मानव का विकास जो होता है दोस्तों, एक लैंग्वेज में आप रट लीजिए कि मानव का जो विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 24वें का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार है? तो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा ऑप्शन दिया है अध्यापक एवं साथी, तीसरा ऑप्शन दिया साथी एवं माता पिता, चौथा ऑप्शन दिया माता पिता एवं भाई बहन। तो निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? तो कौन समूह में स्वीकार है? तो हमारा जो है 25वें का ऑप्शन जो हमारा एक समूह में जो स्वीकार होते हैं माता पिता एवं भाई बहन होते हैं। देखिए ये सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सही हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। इसमें फिर से देख लेते हैं कहा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो समूह में स्वीकार हैं। तो वो जो समूह में हैं वो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये माता पिता एवं भाई बहन, यही जो समूह में स्वीकार हैं। तो यही जो क्या हैं बालकों के व्यवहार में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक ही समूह में आते हैं माता पिता एवं भाई बहन। तो 25वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किस बात पर संबंधित है या किस विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो ये जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा है जो 26 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। यानी इसका कहने का मतलब है नाराज तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यह आसान है, यानी नाराज होना आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता है। यह संबंधित किस बात से? यह जो है संवेगात्मक विकास से संबंधित है। यदि आप सही समय में सही एक निश्चित उद्देश्य के लिए सही तरीके से किसी भी चीज़ में नाराज़गी जताएंगे तो वो संवेगात्मक विकास के बारे संवेगात्मक विकास से संबंधित होगा और वो जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से कारगर भी साबित होता है। तो क्या हो जाएगा 26वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन कह रहा है शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक,
2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बालक केवल सोना और जो दूध पीना या थोड़ा बहुत अपना इधर उधर क्रिया प्रतिक्रिया करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो ये शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल की अवधि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक वो शैशवावस्था मानी जाती है। तो 27वां में हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन कह रहा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है? तो विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है? जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या फिर साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो जो विकास होता है दोस्तों सदैव जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यही बात हमारी राइट हो जाएगी, जो कि 28वां क्वेश्चन में दिया गया है। जटिल मीन्स भी होता है कठिन, तो कठिन से कठिन की ओर गलत बात हो गई। विशिष्ट यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर कभी भी विकास नहीं होता, तो ये भी बात गलत है। साधारण से आसान की ओर, साधारण और आसान एक ही बात है। तो ऊपर के तीनों रॉन्ग हो गए। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है सामान्य, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो 28वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यानी किसी भी व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकास की गति हमेशा सदैव भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुपालन करती है। तो यानी जब कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य में जो है विकास अलग अलग या दूसरे तरीके से हो सकती है, किंतु क्या है एक डैश नमूने में का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है वो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। एड़ी से चोटी की ओर, या अव्यवस्थित, या अप्रत्याशित, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो 29वें का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। यानी जो विकास होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से कोई भी व्यक्ति होता है उसमें विकास का कार्य होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्यों में उसी प्रकार का विकास नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण प्रत्येक मनुष्यों में अलग तरीके से उसका विकास होता है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्या है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन भी करती है। तो 29वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, यानी प्रारंभिक बचपन डैश का काल है। यानी भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल माना जाता है? कम महत्वपूर्ण माना जाता है, या आम महत्वपूर्ण माना जाता है, या अति संवेदनशील माना जाता है, या निरपेक्षता की ओर माना जाता है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो क्या माना जाता है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है अति संवेदनशील अवस्था की ओर, या अति संवेदनशील का काल होता, अति संवेदनशील काल माना जाता है। 30वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है। तो 30वें का हमारा राइट आंसर तीसरा है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। अगला में कह रहा है भाषा विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए सबसे जो संवेदनशील समय होता है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मध्यावस्था का काल, दूसरा ऑप्शन दिया वयस्कावस्था का काल, तीसरा ऑप्शन दिया प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा ऑप्शन दिया है जन्म पूर्व का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है बालक अपने माँ से, अपने घर वालों से, पास पड़ोस से, जो जिस इन्वायरमेंट में पलता है उसी प्रकार का जो है वो भाषा प्रयोग करना और भाषा सीख लेता है। तो यही चीज़ कहा गया है विकास के सबसे संवेदनशील इस अवस्था में अगर बच्चे को जिस भाषा में आप ढालना चाहेंगे उसी प्रकार की वो भाषा बोलना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे संवेदनशील समय जो होता है प्रारंभिक बचपन का समय माना जाता है। 31वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन कह रहा है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, या दूसरा वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या तीसरा यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। क्या खेल
यानी के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसमें से निगेटिव आपको छांटना है, किसके अतिरिक्त बोल रहा है ना, तो निगेटिव। तो 32वें का जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। ये बात 100% रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो खेल होता है वो समय बिताने का नहीं होता है। खेल के माध्यम से बालकों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और बच्चे खेल खेल के माध्यम से अच्छे तरीके से भी सीख सकते हैं। तो ये समय बिताने का काम नहीं होता, तो यही बात रॉन्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। और दूसरा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये ऊपर के तीनों सही हैं, ये चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है, खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है के अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त चौथे ऑप्शन के अतिरिक्त जो है सभी जो है बालकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन कह रहा है, 33वां क्वेश्चन कह रहा है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है। यानी जो अनुशासन है अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता कर, यानी यह किस तरह की सहायता करता है। तो पहला, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या बच्चों को उनकी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, या चुप्पी साधे रहने के लिए, या शिक्षकों को निर्देशित करने के लिए। जो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है, तो वो जो है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने की सहायता करता है। तो 33वें का जो हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। रटकर एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये बात गलत है। चुप्पी साधे रहने के लिए, बच्चा चुप रहेगा, चुपचाप रहेगा तो ना बच्चे संप्रेषण का कोई कार्य नहीं करेगा, तो बच्चे का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो ये भी गलत है। शिक्षकों को निर्देश करने के लिए भी बात गलत है। तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 33वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 34वां क्वेश्चन कह रहा है, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसको क्या कहते हैं। बाल्यावस्था की उसको क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो क्या कहते हैं, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है किशोरावस्था बोला जाता है। उस अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं। तो 34वें का हमारा जो राइट हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन में कह रहा है, संज्ञा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में। तो अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, दूसरा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो वो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो 35वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट है। तो उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी किस अवधि में जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्रता से होता है, यानी तीव्र गति से घटित होता है। तो 36 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो कौन सी अवधि है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, तो वो कौन सी अवधि होती है, तो वो होती है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें जो है चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। तो 36वें का हमारा जो पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद 36वां के बाद सॉरी दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन यहीं तक लिए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। हम 36वें क्वेश्चन से इसके बाद हम कल की वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।